Audio Jungle. Audio Jungle. इंडिया में फॉरेन से जुड़ी सबसे टॉप सर्विस है आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विस। आईएफएस ऑफिसर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दूसरे देशों में रिप्रेजेंट करते हैं। इंडियन गवर्नमेंट के फॉरेन कंट्रीज के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करने में इनका बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि आईएफएस ऑफिसर फॉरेन में इंडियन गवर्नमेंट का हाईएस्ट लेवल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होता है, इसलिए इनके काम का फॉरेन पॉलिसीज फॉर्मेशन यानी विदेश नीतियां बनाने में बहुत बड़ा रोल होता है। इंडिया में लोग इस सर्विस के बारे में बहुत कम जानते हैं दूसरी सर्विसेज की तुलना में, जैसे आईएएस, आईपीएस। इस ऑफिसर के सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग, फंक्शन एंड ड्यूटीज, हायरार्किकल स्ट्रक्चर और सैलरी, पर्क्स एंड बेनिफिट्स के बारे में। सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसेस। एक आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए सिविल सर्विसेज एग्जाम को क्लियर करना होता है, जो कि यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा कंडक्ट किया जाता है। यूपीएससी का सिविल सर्विसेज एग्जाम बेसिकली दो टाइप की सर्विसेज के लिए होता है। फर्स्ट एआईएस, ऑल इंडिया सर्विस, जिनमें आती हैं आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस, आईएफओएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। सेकेंड सेंट्रल सर्विस, जिसमें आती हैं आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विस, और दूसरी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज जैसे इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इंडियन रेलवे सर्विस, इंडियन पोस्टल सर्विस एटसेट्रा। सीएसई सिविल सर्विसेज एग्जाम इंडिया का वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम माना जाता है। हर साल 10 लाख से भी ज्यादा लोग यूपीएससी सीएसई का फॉर्म भरते हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ 1000 के अराउंड ही फाइनल लिस्ट में पहुंचते हैं। पहले आईएफएस टॉपर्स द्वारा चूज की जाती थी, बट अब ज्यादातर कैंडिडेट्स सर्विसेज प्रेफरेंस में आईएएस को आईएफएस से ऊपर फिल करते हैं। फाइनल लिस्ट में आईएफएस में सिलेक्शन होने के बाद लबाजना, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मसूरी में इनका 15 वीक्स का फाउंडेशन कोर्स होता है। फिर इन्हें सुषमा स्वराज फॉरेन सर्विस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली में भेज दिया जाता है, जहां इन्हें डिप्लोमेटिक सब्जेक्ट्स जैसे इंटरनेशनल रिलेशंस थ्योरी, मिलिट्री डिप्लोमेसी, ट्रेड, इंडियन फॉरेन पॉलिसी, हिस्ट्री, इंटरनेशनल लॉ, डिप्लोमेटिक प्रैक्टिस, हॉस्पिटैलिटी, प्रोटोकॉल एंड एडमिनिस्ट्रेशन की ट्रेनिंग दी जाती है। इन्हें इंडियन डिफेंस फोर्सेज, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और सीएपीएफ के साथ अटैचमेंट प्रोग्राम के लिए भी भेजा जाता है। पूरी ट्रेनिंग प्रोग्राम का टाइम पीरियड अराउंड 1 साल का होता है। नेक्स्ट, फंक्शन एंड ड्यूटीज ऑफ आईपीएस ऑफिसर। अब बात करते हैं कि आईपीएस ऑफिस का मेन काम क्या होता है। आईपीएस ऑफिसर के बहुत सारे काम होते हैं जो कि उनकी पोस्टिंग एंड डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं। काफी सारे लोगों को ये लगता है आईपीएस ऑफिसर सिर्फ देश के बाहर रह के काम करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आईपीएस ऑफिसर्स मेनली 2 डिविजन्स में काम करते हैं, एम्बेसी और एमईए, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। एम्बेसी जो फॉरेन कंट्रीज में होती है, जैसे यूएस में इंडियन एम्बेसी, ऑस्ट्रेलिया में इंडियन एम्बेसी, कनाडा में इंडियन एम्बेसी, इस तरीके से। और एमईए का ऑफिस इंडिया में होता है। हर ऑफिसर को दोनों ही डिविजन्स में काम करना पड़ता है। अपनी सर्विस के दौरान अराउंड 1/3 टाइम पीरियड के लिए उन्हें एमईए में काम करना पड़ता है। बाकी टाइम सर्विस के दौरान वो देश से बाहर भी रहते हैं। एम्बेसी में आईपीएस ऑफिसर्स का काम होता है इंडियंस जो फॉरेन में रह रहे हैं उनके इश्यूज को डील करना। और जब भी इंडिया से प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, कोई और मिनिस्टर या फिर कोई डिप्लोमेट इंडिया से फॉरेन जाते हैं, सपोज कनाडा जाते हैं, तो कनाडा में इंडियन एम्बेसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनके लिए सब जरूरी अरेंजमेंट्स करना। वहाँ मिनिस्टर्स को उस कंट्री के साथ इंडिया के रिलेशन समझाने से लेकर उनका बिहेवियर, उनकी स्पीच तैयार करने तक सारा काम आईपीएस ऑफिसर का होता है। इसके अलावा एम्बेसी का काम होता है कि उस कंट्री की डेवलपमेंट्स, प्रोग्रेस वगैरह के बारे में इंडिया को प्रॉपर रिपोर्ट्स बना के दें, जिससे इंडिया को उस कंट्री के साथ नीतियां बनाने और ट्रेड डील्स फाइनलाइज करने में हेल्प मिले। एमईए का काम होता है एम्बेसी से आई रिपोर्ट्स के डेटा को एनालाइज करना और उसके अकॉर्डिंग फॉरेन पॉलिसी तैयार करना। जब भी इंडिया से प्रेसिडेंट या मिनिस्टर्स या कोई डिप्लोमेट फॉरेन विजिट्स पे जाते हैं, तो उनके लिए वीजाज और अदर फैसिलिटीज का अरेंजमेंट करना। और जब भी फॉरेन से कोई डिप्लोमेट आते हैं, उन्हें असिस्ट करना। आईएफएस ऑफिसर्स का काम बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है। उनके द्वारा बनाए गए रिपोर्ट्स के बेसिस पे इंडिया की अदर कंट्रीज के साथ बड़ी बड़ी ट्रेड डील्स फाइनल होती हैं। इसीलिए आईएफएस ऑफिसर्स का काम बहुत बड़ी जिम्मेदारी वाला काम होता है। अब बात करते हैं आईएफएस के प्रमोशंस और हायरार्किकल स्ट्रक्चर के बारे में। सबसे पहले आईएफएस ऑफिसर्स को भेजा जाता है लैंग्वेज ट्रेनिंग के लिए, जिस कंट्री में उनकी पोस्टिंग होती है, जिसके दौरान उन्हें कहा जाता है ओटी, ऑफिसर्स ट्रेनीज, या फिर 3rd सेक्रेटरी। फिर ये सक्सेसफुली कंप्लीट होने के बाद उनके अलॉटेड कंट्री की एम्बेसी में फर्स्ट पोस्टिंग होती है एज एन 2nd सेक्रेटरी। फिर इसके बाद 6 साल की सर्विस पूरी होने के बाद उनकी हो जाती है प्रमोशन और वो बन जाते हैं 1st सेक्रेटरी। फिर 13 साल की सर्विस के बाद उनकी प्रमोशन होती है एज काउंसलर, जिसे डायरेक्टर भी कहते हैं।
फिर इससे ऊपर की पोस्ट आती है मिनिस्टर 16 to 18 ईयर्स ऑफ सर्विस के बाद। फिर इससे हायर रैंक आती है डेप्यूटी हाई कमिश्नर, जिसे DCM, डेप्यूटी चीफ ऑफ मिशन और डेप्यूटी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव भी कहते हैं। और फिर एम्बेसी में सबसे हाईएस्ट पोस्ट आती है हाई कमिश्नर यानी एम्बेसडर। मोस्टली IFS ऑफिसर्स अपने करियर में एम्बेसडर की पोस्ट तक पहुंच ही जाते हैं। अब बात करते हैं MEA मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के हायरैर्किकल स्ट्रक्चर की। IFS अफसर सबसे पहले बनते हैं असिस्टेंट सेक्रेटरी / अंडर सेक्रेटरी, फिर इससे ऊपर डेप्यूटी सेक्रेटरी, फिर इसके बाद डायरेक्टर, फिर जॉइंट सेक्रेटरी, फिर एडिशनल सेक्रेटरी, फिर सेक्रेटरी और फिर लास्ट में आती है IFS की सबसे हाईएस्ट रैंक फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, जो इंडिया के टॉप डिप्लोमेट होते हैं, यानी इंडियन फॉरेन सर्विस और फॉरेन सर्विस बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते हैं। अब बात करते हैं IFS अफसर की सैलरी, पर्क्स एंड बेनिफिट्स के बारे में। 7 पे कमीशन के इम्प्लीमेंटेशन के बाद सिविल सर्वेंट्स को इंडिया में ठीक ठाक पैकेज मिलता है। IFS अफसर की स्टार्टिंग बेसिक सैलरी है अराउंड ₹60,000 पर मंथ। IFS अफसर्स को हालांकि बेसिक सैलरी उतनी नहीं मिलती, लेकिन इसके अलावा जिस कंट्री में वो पोस्टेड होते हैं उसके अकॉर्डिंग उन्हें मिलता है SFE, स्पेशल फॉरेन अलाउंस। इसको ऐड करने के बाद कुछ कंट्रीज में IFS अफसर की सैलरी 3 लाख पर मंथ से भी ज़्यादा हो जाती है। इसके अलावा IFS अफसर्स को गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी फैसिलिटीज़ और बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जैसे IFS अफसर को जिस कंट्री में वो पोस्टेड होते हैं वहाँ के VVIP एरिया में 2 to 3 BH के फ्लैट बहुत ही कम रेट में प्रोवाइड कराती है और साथ ही कुक, हेल्पर वगैरह का एक्सपेंस भी गवर्नमेंट उठाती है। IFS अफसर को गवर्नमेंट की तरफ से मिनिमम एक व्हीकल भी प्रोवाइड किया जाता है ड्राइवर के साथ। इसके अलावा IFS अफसर के इन व्हीकल का एक्सपेंसेस जैसे पेट्रोल, डीजल या मेंटेनेंस वगैरह का खर्च भी गवर्नमेंट उठाती है। एम्बेसडर रैंक IFS अफसर की गाड़ी पे इंडियन फ्लैग भी लगा होता है। इस तरीके से जो IFS ऑफिसर इंडिया में पोस्टेड होते हैं यानी MEA में पोस्टेड होते हैं उन्हें ब्लू नंबर प्लेट वाली गाड़ी मिलती है, जो अपने आप में ही एक अलग ही पहचान है। IFS ऑफिसर्स को एक अलग पहचान का पासपोर्ट मिलता है जिससे वो किसी भी कंट्री में बाय फ्लाइट फ्री ऑफ कॉस्ट आ जा सकते हैं, लेकिन कुछ सिलेक्टेड कंट्री में जाने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है। IFS अफसर्स को फ्री में इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, केबल, इंटरनेट कनेक्शन जैसी फैसिलिटीज भी मिलती हैं। IFS अफसर्स के मैक्सिमम 2 बच्चों तक का एजुकेशन का खर्चा गवर्नमेंट उठाती है। इससे फॉरेन कंट्रीज में IFS ऑफिसर्स अपने बच्चों को महंगे से महंगे स्कूल में डाल सकते हैं। IFS ऑफिसर्स और उनके फैमिली मेंबर्स के लिए मेडिकल सर्विसेज भी फ्री होती हैं। बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज का सारा खर्चा गवर्नमेंट उठाती है। IFS का काम अगर हम IAS से कंपेयर करें तो थोड़ा सा अलग होता है। IAS के कंपैरिजन में IFS में पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट कम होता है, इसलिए IFS ऑफिसर्स फ्रीली अपनी ड्यूटीज परफॉर्म कर सकते हैं। एम्बेसीज में पोस्टेड IFS ऑफिसर्स फॉरेन कंट्री में इंडिया को ऑफिशियली रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए उनके बिहेवियर, डायलॉग्स इंडिया के उस कंट्री के साथ रिलेशन बिल्ड करने में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि IFS अफसर की इमेज को कंट्री से जोड़ के देखा जाता है, इसीलिए IFS एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली सर्विस है। तो ये थी दोस्तों इंडियन फॉरेन सर्विस के बारे में बेसिक जानकारी। कमेंट सेक्शन में आप हमें ऐसे ही टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं जिसके बारे में आप चाहते हैं हम वीडियो बनाएं।